तो कोपरनिकस के मॉडल के आने के बाद टॉलमी का मॉडल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसके साथ साथ एक ये चीज़ भी ख़त्म हो जाती है कि यूनिवर्स की एक नेचुरल बाउंड्री है। एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई कि ये जो फिक्स स्टार्स हैं ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। जब अर्थ रोटेट करती है तो वैसे तो उसके साथ साथ ये रोटेट करते हैं, बट ये स्काई में वैसे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं। तो लोगों ने एज्यूम करना शुरू कर दिया कि ये जो फिक्स स्टार्स हैं ये हमारे सन की तरह ही शायद कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। अब यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। न्यूटन को लगता था कि मेरी थ्योरी ऑफ ग्रेविटी के अकॉर्डिंग स्टार्स को एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए। फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये स्टार्स एक जगह पे फिक्स्ड हैं, ये मूव ही नहीं करते हैं। न्यूटन सोचते थे कि क्या सब स्टार्स पास आते आते एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि जिस पॉइंट पे आके ये सब स्टार्स आपस में टकरा जाएंगे। फिर ईयर 1691 में एक शख्स थे जिनका नाम है रिचर्ड बेंटले। वो अपने टाइम के एक बहुत ही जाने माने थिंकर थे। तो उस समय न्यूटन उनसे आर्ग्यू करते हैं कि अगर आसमान में एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टार्स एक फिक्स्ड स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैं सोच रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसका उल्टा भी ट्रू होगा। अगर एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार्स इनफाइनाइट स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो गड़बड़ नहीं होगी, स्टार्स कोलाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इनफाइनाइट स्पेस का मतलब है हर दिशा में एंडलेस। अब जिधर मर्जी देख लो वो एंडलेस है, हर तरफ वो जाता ही जा रहा है, बस जाता ही जा रहा है। तो इस केस में स्टार्स आपस में कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि कोई सेंटर पॉइंट ही नहीं होगा उनके कोलाइड करने के लिए। अब ये बात एक तरह से रुकावट है जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। देखो क्या होता है, जब हम इन्फिनिट स्पेस की बात करते हैं तो उसमें हर एक पॉइंट ही सेंटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि उस पॉइंट के हर तरफ ही इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जब आप फाइनाइट वाले केस को कंसिडर करोगे जिसमें कि स्टार्स आपस में कोलाइड कर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या होगा कि अगर जितने स्टार्स ऑलरेडी अभी प्रेजेंट हैं हम उतने ही स्टार्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके ऐड कर दें इस फाइनाइट रीजन के बाहर, तो क्या बाहर वाले स्टार्स अंदर वाले स्टार्स को खींच के बैलेंस कर लेंगे और उनको सेंटर में जाके कोलाइड करने से रोक लेंगे? तो न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा स्टार्स कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे जब फोर्सेस का एवरेज लिया जाएगा। लेकिन जो आज की हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। आज हम जानते हैं कि यूनिवर्स का एक ऐसा मॉडल अज्यूम करना जो कि फाइनाइट हो और स्टैटिक हो, यानी कि रुका हुआ हो, उसको एज्यूम करना बहुत मुश्किल है। और इसके साथ साथ ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव हो। हम आगे जाके और डीप में समझेंगे कि ग्रेविटी कब एज ए रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि हम डेली लाइफ में ग्रेविटी को एज ए अट्रैक्टिव फोर्स ही देखते हैं और रिपल्सिव ग्रेविटी के बारे में हो सकता है आप लोगों ने ना सुना हो, लेकिन हम रिपल्सिव ग्रेविटी के बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन ये सोच के बड़ी हैरानी होती है कि 20th सेंचुरी से पहले किसी ने भी ये नहीं सोचा कि यूनिवर्स कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड भी तो कर रहा हो सकता है। सब साइंटिस्ट यही मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से यहीं पे है, ऐसा ही है और बिल्कुल बदल नहीं रहा है, या फिर ये बहुत टाइम पहले किसी एक पॉइंट पे ऐसे ही क्रिएट हुआ, या फिर ये बहुत पहले टाइम में किसी एक पॉइंट पे क्रिएट हुआ और तब से वैसा ही है। इवन कि जिन लोगों को उस टाइम पे समझ आ गया था कि न्यूटन की थ्योरीज के हिसाब से यूनिवर्स स्टैटिक तो नहीं हो सकता, उन्होंने भी एक बार को ये नहीं सोचा कि यूनिवर्स एक्सपैंड भी तो कर रहा हो सकता है। जबकि उन्होंने कोशिश की इस थ्योरी को मॉडिफाई करने की। उन्होंने क्या किया, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पे ग्रेविटी को एक रिपल्सिव फोर्स कंसिडर कर लिया। इससे प्लैनेट्स के मोशंस की प्रेडिक्शंस तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुई, लेकिन वो इन्फिनिट नंबर ऑफ स्टार्स के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर पाए। नियर बाय स्टार्स की अट्रैक्टिव फोर्स को दूर वाले स्टार्स की रिपल्सिव फोर्स ने बैलेंस कर दिया। लेकिन आज हमें पता है कि ये एजम्पशन भी बहुत ही गलत है। अगर किसी रीजन में स्टार्स गलती से भी एक दूसरे के पास आ गए तो उस रीजन में पास वाले स्टार्स की अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगी और स्टार्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे और पास आते आते आपस में कोलाइड कर जाएंगे। और इसका उल्टा भी ट्रू होगा। अगर स्टार्स हल्के से भी एक दूसरे से दूर शिफ्ट हो गए तो दूर वाले स्टार्स की रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगी और स्टार्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और वो स्पेस में कहीं उड़ जाएंगे। अब स्टैटिक यूनिवर्स का एक और काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। तो एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम है हाइनरिच ऑल्बर्स। उन्होंने 1823 में इस बारे में लिखा था। खैर ऑल्बर्स वो पहले इंसान नहीं है जिन्होंने न्यूटन्स के आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट कुछ लिखा था, लेकिन उस टाइम पे उनका जो वर्क है वो काफ़ी वाइडली नोटिस हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि एक इनफाइनाइट स्टैटिक यूनिवर्स में आप जहाँ भी देखो आपको एक स्टार का सरफेस दिखाई देगा। अब हर जगह स्टार्स हैं तो बहुत ज़्यादा रोशनी भी होनी चाहिए और इतनी रोशनी होनी चाहिए कि पूरा ही आसमान ब्राइट हो जाए, बिल्कुल सूरज के सरफेस की तरह। तो ऑल्बर्स ने बोला कि दूर के स्टार से जो आती हुई लाइट है, बीच में जो उनके मैटर है वो उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और लाइट हम तक आते आते डिम हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि बीच में जो मैटर है वो इतने टाइम तक लाइट और एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते इतना हीटअप हो जाएगा कि वो सन की तरह ब्राइट जलने लगेगा।
तो अब लगने लगा था कि जो पूरा नाइट स्काई है वो एकदम शाइनी और ग्लो करना चाहिए, बिल्कुल सन की तरह। लेकिन हमें तो पता है कि ऐसा नहीं है। तो इसको समझाने का एक तरीका था कि वो जो स्टार्स हैं वो शायद हमेशा से एग्जिस्ट नहीं करते, वो टाइम पे पीछे किसी पॉइंट में जलना शुरू हुए होंगे। तो इस केस में जो बीच में मैटर है वो शायद इतना हीटअप नहीं हुआ होगा। या ऐसा भी मान सकते हैं कि दूर के स्टार से जो लाइट है वो अभी तक हमारे तक पहुंची ही नहीं होगी। अब फिर से एक नया सवाल आ गया कि स्टार्स जलना कैसे शुरू हो गए, वहाँ पे कौन आया जिसने एक बटन दबा दिया और स्टार्स जलना शुरू हो गए। तो हम अगली वीडियो में अपनी कहानी को कंटिन्यू करेंगे।